आज की ड्रामा बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग से भरपूर है। ये कहानी है एक आम सी लड़की की जो कि अनाथ थी और पैसों के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकती थी। लेकिन वो ये बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि उसकी जिंदगी बहुत ही जल्द पूरी बदलने वाली है। तो चलिए चलते हैं ड्रामे की ओर। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड साव को दिखाया जाता है जो कि कैट कॉस्ट्यूम पहनकर लिफ्ट की तरफ भागती है और लिफ्ट के अंदर एक आदमी को देखते हुए सोचती है कि ये कौन, लेकिन फिर उसको इग्नोर करते हुए फोन पर बात करने लगती है और उसका फोन भी स्पीकर पर ही होता है और वो शख्स सामने खड़ा कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मेल लीड है जिसका नाम जाओ होता है। जाओ उसकी सारी बातों को सुनता है। साव की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा बॉस तो इतना ज्यादा खड़ूस है तो फिर तुम उसके साथ काम क्यों करती हो। ये बात सुनते ही साव बोलती है कि अरे पैसों के लिए 2000 युवान मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है और तुम जानती हो ना पैसे मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद हम उसके कॉस्ट्यूम को देखते हैं जो कि एक कैट कॉस्ट्यूम पहनकर लिफ्ट के अंदर आई हुई थी। जैसे लग रहा था कि वो किसी सर्कस से पार्ट टाइम जॉब करके आ रही हो। अब लिफ्ट में खड़े खड़े वो अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने लगती है और अपने टेल उतारते हुए जाओ को पकड़ाते हुए कहती है कि प्लीज कुछ देर तक इसे पकड़ लो और जाओ भी उसे पकड़ लेता है। साथ में वो अपनी फ्रेंड से भी बात करती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मेरा क्लाइंट जितना भी बदतमीज मुंह फट क्यों ना हो और मुझे उस पर कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना आए, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती और मुझे स्माइल के साथ उसको डील करना पड़ता है ताकि मुझे वो प्रोजेक्ट मिल सके। कुछ ही देर में वो अपने फ्लोर पर पहुंच आती है जहां पर उसका बॉस पहले से ही खड़ा था और अपने बॉस को देखते हुए बोलती है कि सर आप यहाँ पर, और जल्दी से आगे बढ़ती है। लेकिन उसका बॉस उसे इग्नोर करते हुए जाओ की तरफ जाता है और बोलता है कि सर आप आ गए। ये देखते हुए उनकी सांस तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह जाती है और वो बोलती है कि क्या ये हमारा न्यू क्लाइंट है। तो उसका बॉस कहता है कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिफ्ट में तुम्हें रिसीव करने आऊँगा। और साओ जाओ की तरफ देखकर सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। जाओ उसकी टेल उसे वापस देते हुए ऑफिस की तरफ जाता है और शाओ का बॉस बोलता है कि तुम भी जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को ऑफिस में देखते हैं जहां शाओ अभी भी खड़ी हुई थी और उसका बॉस उसकी तारीफें किए जा रहा था और जाओ से बोलता है कि ये हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और ये क्लाइंट की कभी झूठी तारीफ नहीं करती और पैसों के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ये बात सुनते हुए जाओ साव की तरफ देखता है और साव उसे एक फेक स्माइल देती है। बेचारी अब कर भी क्या सकती थी। अब साव तो उसकी सारी बातें सुन चुका था, इसलिए वो उसके बॉस से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये कहते हुए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद साव भी एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहीं पर वो जाओ को भी एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखती है और सोचती है कि जरूर ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड होगी और कहती है कि तुमने मेरे साथ डील नहीं किया ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और वो उसके पास जाकर बोलती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी का क्या होगा, और ये सारी बातें करने लगती है। तो वो लड़की बोलती है कि आखिर ये कौन है। तो शाओ उसके बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बोलती है कि मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब वो लड़की गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। तो जाओ उनको बोलता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग था। ये बात सुनते ही साव बोलती है कि बिल्कुल, तुमने मेरे साथ डील नहीं किया ना, तुमने मेरा लॉस करवाया, अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। और उसकी बात सुनकर जाओ बोलता है कि ओ तो ये बात है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे यहाँ मेरी फैमिली ने जबरदस्ती एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की को कैसे मना करूँ, उस लड़की से मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं। थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की और उस लड़की को यहाँ से भगा दी। उसकी बात सुनकर शाओ बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उसकी हेल्प कर दी जबकि मैं उसका बुरा चाहती थी। तो जाओ बोलता है कि तुम्हारे लिए 2000 युवान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो वो बोलती है कि मेरी जिंदगी के हर 2000 युवान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जाओ कहता है कि ठीक है मेरे साथ एक डील करो तो मैं तुम्हें सैलरी पर रख लूंगा और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा मेरी फैमिली के सामने ताकि मेरी फैमिली मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पर ना भेजे। साओ इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती,
लेकिन जैसे ही वो बताता है कि वो उसे मंथ का 50,000 युवान सैलरी देगा तो वो फौरन से मान जाती है। अब साओ बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। ये बात सुनते ही साओ बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्यों रहूंगी, लेकिन साओ को मजबूरन ये भी करना पड़ता है और वो उसके घर पर रुकने के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। साओ के घर जाने पर वो उसके सारे रूल्स को सुनती है और कुछ चीजों को मना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो जाओ के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती, ये सोचकर कि ये जॉब तो इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पैसों के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं ये कर सकती हूँ। और जाओ से सारी डीलिंग करते हुए वो अपने घर के लिए निकलती है और फिर रोड पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है, उसका नाम शू होता है। अब वो उसको चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि क्या अभी तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है? तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और वो सीईओ है। शू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो कल की पार्टी में उसे जरूर लाना, मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है वो। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ जाओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके सारे काम खुद ही करती है, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, पागल हो गई हो? सियाओ एक बनावटी स्माइल देती है, जिस पर वो बोलता है कि चुपचाप बता दो तुम्हें क्या चाहिए। अब साओ कहती है कि तुम्हें एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। ये बात सुनते ही जाओ बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि सैलरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना कि तुम मुझे दे रही हो, इसलिए मुझसे ये सब उम्मीद मत रखो। ये कहकर जाओ वहाँ से उठकर चला जाता है। अब निराश होकर जाओ अकेले ही पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर सारे लोग कपल में ही आए हुए थे। उन सारे कपल्स को देखकर साओ चुप करके बैठ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी सू बोलती है कि बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? तो वो भी झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे काफी ज्यादा काम था, इसलिए मैंने उसे तंग नहीं किया। तो सू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसे कॉल कर लो। और साओ की फ्रेंड नियान भी कहती है कि हाँ, उसे तुम वीडियो कॉल कर लो ताकि हम भी उसे देख लें। अब मजबूरन में साओ उसे कॉल करती है और बोलती है कि डार्लिंग कैसे हो? इस पर जाओ बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तंग मत करना, तुम पागल हो गई हो? सू जैसे ही ये बात सुनती है तो हंसने लगती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई बॉयफ्रेंड हो, इसे कोई पसंद करे, क्योंकि ये अनाथ है, इसके पास तो पेरेंट्स भी नहीं है, तो इसको कौन पसंद करेगा और कौन अपने साथ रखना चाहेगा। ये सारी बातें जाओ सुनता है और सोच में पड़ जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। कॉल बंद करने के बाद वो सोचने लगती है कि जाओ सिर्फ एक दिन की ही तो बात थी, तुम मेरी इज्जत रख लेते तो क्या हो जाता। कुछ देर बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने गार्ड के साथ और कुछ सर्वेंट के साथ वहाँ पर कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं और उसे देखते हुए साओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर। जाओ बताता है कि मैं पास में ही मीटिंग में था, जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और फिर वो अपने सर्वेंट से सबको गिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट शू पकड़ने वाली होती है तो वो उसे बोलता है कि तुम इसको डिजर्व नहीं करती हो, इसलिए ये तुम नहीं ले सकती। सबको वो सारे गिफ्ट्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो साओ की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करता है और साओ उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि अभी तक उसने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज भी है, तो वो जल्दी से पीछे हट जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो अपनी कलीग से टकरा गई थी और उसके कलीग उनसे बदतमीजी करते हुए लिफ्ट में इंटर कर जाती है और एक बंदे को लिफ्ट में इंटर करने से मना करती है। ये सुनते हुए साओ कहती है, यहाँ सबको हक है कि वो सब लिफ्ट का यूज करे और तुम हमसे हमारे हक नहीं छीन सकती। और वो मैंग को भी लिफ्ट में इंटर करती है और ऊपर चली जाती है, जहाँ पर बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसकी थोड़ी सी सैलरी कट कर देते हैं, जिस पर वो बोलती है कि आप इनको देखें, ये भी लेट हुई है। अब ये बात सुनते हुए साओ बोलती है कि सर मैं लेट नहीं हूँ, मैं तो कब की आ गई थी, प्रिंटर खराब था तो मैं प्रिंट करवाने के लिए गई थी, ये देखिए मेरे हाथ में फाइल। बॉस उनको गुड जॉब बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं और साओ भी उनको जलस तरीके से देखते हुए अपना काम करने बैठ जाती है। अपना काम खत्म करके साओ मैंग के पास आते हुए बोलती है कि आज ऑफिस में तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी और उसे लेकर रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर उसे खाना खाने में मिर्ची काफी ज्यादा लग रही थी। मैंग उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और
मैंग बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। अब खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वो खुश होकर बताती है कि देखो मैंने कितने सस्ते में फ्रूट्स ले लिए। में वो एक फिश शॉप के पास से गुजरते हैं और एक मछली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये किस तरीके की फिश है। फिश कीपर जैसे ही उसके हाथ का इशारा देखते हैं तो वो जल्दी से मछली को काट के उसको पकड़ा देता है और साव को जब समझ आता है तो वो उसके हाथ को नीचे की तरफ करती है, बट सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो शॉपकीपर बोलता है कि मुझे मेरे 9 युवान दे दो। ये बात सुनते हुए साव कहती है कि इसकी सैलरी तो 8 युवान है, ये तुम्हें 9 युवान कैसे दे दे। लेकिन वो शॉपकीपर वहाँ पर गुंडे बुलवा लेता है तो वो बोलती है कि इसका मामला है ये खुद ही सॉल्व करेगा, मेरा तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। मैंग को लगता है कि मुश्किल में वो लड़की मुझे अकेले छोड़कर भाग गई, लेकिन साव अपनी स्कूटर लेकर आती है और उसे बैठने के लिए बोलती है और स्कूटी पर बैठकर वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं और शॉपकीपर के वो गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शॉप के सामने बैठे हुए थे और वो गुंडे पैसे लेकर वहाँ से जा चुके थे। और मैंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, इस तरह की स्कूटी का मुकाबला तो कोई भी कर लेगा। तो साव बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि मेरी ही गलती है, मैं इसके बैटरी चेंज नहीं करवा पाई, मेरे पास इस वक्त इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो तभी वो बोलता है कि सुनो, तुम्हारे पास तो लोशन के भी पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें देखा है लोशन यूज करते हुए, ऊपर से तुमने मछली के पैसे भी दे दिए, वो मैं खुद पे कर सकता था। कोई बात नहीं, तुम उन पैसों को बचाकर अपने लिए लोशन ले लो। तो वो बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं गुजारा कर लूंगी और सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब मैंग सियाओ के साथ रहते हुए उसकी सारी एडवाइस को फॉलो करता है और किसी के भी दबाव में नहीं आता। और उसके एटीट्यूड को देखकर तो सब लोग हैरान ही हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। लेकिन साव सबसे ज्यादा हैरान तब होती है जब उसका बॉस बोलता है कि मैंग को अब से तुम भी संभालोगी और सब कुछ तुम ही सिखाओगी। मैंग सियाओ को हर जगह नोटिस करता है। हर गुजरते दिन के साथ वो हर क्लाइंट को डील करती है, उनकी मिन्नतें करती है, उनकी खुशामद करती है, झूठी तारीफें भी करती है और उनकी हर बात को बर्दाश्त करती है। लेकिन मैंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो सोचता है कि आखिर साव ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होगी। एक क्लाइंट से डील करते हुए मैंग तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उनसे बदतमीजी कर देता है। ये देखते हुए साव उस क्लाइंट से कहती है कि इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। तो मैंग बोलता है कि पैसों के लिए क्या तुम कुछ भी करोगी, बस कर दो। तो शाओ उनसे कहती है ये पैसे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फिर अपनी कलीग्स की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि इन्हें भी इन पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी समझ नहीं है। तुम्हें पता भी है इस प्रोजेक्ट के लिए हम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे और तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सारी बातें सुनते हुए मैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आता है तो शाओ को एक फाइल पकड़ाता है तो वो बोलती है कि ये क्या है और वो जैसे ही उस फाइल को खोलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस फाइल पर मिस्टर वैन के सिग्नेचर्स थे, यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और उनके साथ डील पक्की कर ली है। साव बोलती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो मैंग फ्लैशबैक को याद करता है कि वो सुबह सुबह कैसे मिस्टर वैंग का पीछा किया और मिस्टर वैंग से बोला कि मैं आपकी बेटी का होमवर्क फ्री में ही करूँगा और हर काम फ्री में करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ डील कर ले। मैंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हूँ और कभी कभी गलत हरकतें कर जाता हूँ, लेकिन मेरी टीम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। ये बातें सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मैंग साव से बोलता है कि तुमने मुझे डांटा तो मेरी आँख खुल गई और मैं एक बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम पूरी रात नहीं सोई हो सिर्फ इस टेंशन में कि तुम्हें यह डील नहीं मिली और तुम्हारी स्किन तो देखो क्या हालत हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉस्मेटिक लेकर आया हूँ। ये देखते हुए साव हंसने लगती है और कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ। शाम में साव जब घर जाती है तो वो कुछ खिलौना लेकर आती है जिस पर जाओ बोलता है कि ये क्या, तुम ये क्यों लेकर आई हो। तो वो बोलती है कि आज तुम्हारी मदर और तुम्हारा छोटा भाई आ रहे
रहे हैं, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ ताकि मैं उसको जल्दी पसंद आ सकूं। लेकिन इतने में मैंग सामने आ जाता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और जाओ उसे बताता है कि ये मेरा छोटा भाई मैंग है। ये बात सुनते हुए तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गई थी, और मैंग उनसे बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम होगी मेरे भाई की गर्लफ्रेंड, जो कि ऑफिस में मेरी हेड है। इसके बाद वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन मैंग तो उसे घूरे ही जा रहा था। और जाओ की मदर जैसे ही साव की तारीफें करती है तो मैंग बीच में कोई न कोई ऐसा बात जरूर कर देता था, जिसकी वजह से साव कंफ्यूज फील करने लगती है। जिस पर जाओ की मदर उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि बात कैसे करते हैं। तो मैंग बोलने लगता है कि क्या आप जानते हैं इसने आज मेरे साथ ऑफिस में क्या की है? इसने सभी के सामने मेरा इंसल्ट किया है। जिस पर साव फ्लैशबैक को याद करती है कि वो एक छोटा सा पौधा लेकर उसके पास आता है, जिस पर कि फूल भी लगे हुए थे, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बात सुनते ही साव उसे डांटती है और जाकर चेयर पर बैठ जाती है। तो वो बोलता है कि ये क्या बात हुई भला, अगर तुम्हें मुझे रिजेक्ट ही करना था तो ऐसे ही कर देती, मुझे इसमें डांटने की क्या जरूरत थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सभी डिनर करने के लिए बैठे हुए थे कि आंटी कहती है कि मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये लड़की कैसी है, क्या इसको घर के सारे काम आते हैं। इतने में वहाँ साव एक और डिश लेकर आती है। तो आंटी कहती है कि बेटा इसके बाद सारे बर्तन धो लेना। अब जाओ अपनी आंटी को कब से चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, वो उनसे बोलता है कि बस कर दें, अगर आप चुप ना किए तो फिर अपने नेफ्यू के लिए जॉब खुद ही ढूंढ लीजिएगा। तो उसकी आंटी कहती है कि ये क्या बात हुई भला, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जॉब ढूंढ कर दोगे। जाओ रिप्लाई करता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए मेरी वाइफ को, क्योंकि आपकी हरकतों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझे या फिर मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट देती हैं। अगर करती होती तो मेरी वाइफ के साथ आप ऐसी बिहेव नहीं करती। जो मेरी वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं करेगा मैं समझूंगा कि वो मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं करता और मैं उसका कोई भी काम नहीं करने वाला। जाओ की ऐसी बातें सुनते हुए साव के फेस पर स्माइल आ जाता है और आंटी बोलती है कि अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, और कहती है कि साव इस बात को तुम दिल पर मत लेना। तो साव कहती है कि ठीक है आंटी, मैं जानती हूँ मैं इस बात को दिल पर नहीं लूंगी। तो मैंग बोलने लगता है कि फिर बर्तन कौन धोएगा। तो आंटी कहती है कि अरे मैं किस काम के लिए हूँ, मैं धो लूंगी बर्तन, और फिर खुद ही हंसने लगती है। और उनकी ऐसी बातों को सुनकर सभी के फेस पर स्माइल आ गई थी। नेक्स्ट डे साव बैठकर खा रही होती है, तभी वहाँ पर जाओ आते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो तुम फिर अपना वजन कैसे कम करोगी। ये बात सुनते हुए साव बोलती है कि मुझे वजन कम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपने सारे एडवाइस अपने पास ही रखो। तो जाओ बोलता है कि मेरे साथ एक मीटिंग में चलो, अगर वो डील कंफर्म हो गई तो मैं तुम्हें एक डिश खिलाऊंगा। ये बात सुनते ही वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी चलो, और वो मिस्टर लियू से मिलने के लिए उसके घर निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर लियू की वाइफ उससे फाइट कर रही होती है और उसको पीटते हुए बोलती है कि जरूर तुम्हारा कोई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, वरना तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आया, और तुमने मेरे कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। मिस्टर लियू को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और ये दोनों वहाँ पर खड़े होकर ये सारे कुछ देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो मिस्टर लियू से बैठकर बातें करते हैं। तो मिस्टर लियू बोलता है कि मैं इस वक्त कोई भी डील करने की सिचुएशन में नहीं हूँ, तुम देख नहीं रहे मेरी घर की हालत कैसी है, मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई डील कर सकता हूँ। तो तभी साव बोलती है कि मिस्टर लियू मुझे पता है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको रात को नींद नहीं आती। और उसके बाद मिस्टर लियू की वाइफ से भी कुछ बातें करती है। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारी बातें आपको कैसे पता। साव उन दोनों को सॉल्यूशन बताते हुए बोलती है कि आप दोनों को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर मिस्टर लियू की वाइफ को कुछ प्रोडक्ट देते हुए बोलती है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप जितना ज्यादा अपना ख्याल रखेंगे आपका हस्बैंड आपकी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और फिर आपको कभी भी ये डर नहीं लगेगा कि आपके हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है, वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता।
ये सब देखते हुए मिस्टर लियू की वाइफ काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उनको खुश होता हुआ देखकर मिस्टर लियू को भी सुकून का सांस आता है और शाओजाओ की तरफ देखते हुए आंख मारती है तो वो भी हंसने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही मिस्टर लियू के घर से बाहर आते हैं और जाओ उनसे बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो वो बताने लगी थी कि मैं साइंस पर बिलीव करती हूँ और लोगों की बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत कुछ समझ आ जाता है, वो भी इजीली। मैंने उसके घर के टेबल पर वो मेडिसिन देखी थी जो कि सोमिया में यूज की जाती है, यानी कि वो रात में नहीं सो पाते और इसलिए मेडिसिन ले रहे थे। घर की चीजों को देखते हुए और सारी चीजों को समझते हुए मैं ये बात अच्छे तरीके से जान चुकी थी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और मैंने उनको इनका सॉल्यूशन दे दिया। तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास कोई सुपर पावर है जो मुझे सब बात पता चल जाती है? बातों बातों में वो आगे निकल जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो जाओ पीछे ही खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। भागते हुए अब वो जाओ के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ ज्यादा बकवासी कर दी हो तो। लेकिन जाओ कहता है कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए फिक्र मत करो, मुझे गुस्सा नहीं आया है। और हाँ, कभी कभी बकवास करना भी ठीक होता है। ये बातें सुनते ही साव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर वो अपने खाने का मेन्यू बताते हुए उसे साथ चलने को कहती है और जाओ भी उसके सारे बचपने हरकतों में उसका साथ देने लगा था। अब वो घूमने के लिए जाते हैं लेकिन मैंग भी उसके साथ वहाँ होता है। वो जाओ को बोलता है आप यहाँ से जा सकते हैं भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनने की सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, इसलिए मेरे सामने ये सारा ड्रामा मत करें। और आपको तो ये भी नहीं पता कि आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे। आप तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, आपके साथ तो वो बोर हो जाएगी, लेकिन मैं इसके लिए हमेशा एंटरटेनमेंट रहूंगा। हमारी कंपनी के एक टीम लीडर्स है जिसमें से एक लौती ये वुमेन है और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इसको ट्रीट कैसे करना है। ये बात सुनते हुए जाओ बोलता है कि ज्यादा बातें मत करो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसको ट्रीट कैसे करना है और ये कैसे खुश रहेगी, उल्टा ये तुम्हारे साथ ही बोर हो जाएगी, चलो अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए जाओ उसे धक्का देता है लेकिन तभी जाओ को उसके एक क्लाइंट की कॉल आती है तो मैंग बोलता है कि क्या आप इसके लिए अपनी क्लाइंट को छोड़ देंगे? आपको ये कॉल तो पिक करनी ही होगी। और जाओ कॉल पिक करते हुए वहाँ से चला जाता है तो मैंग साओ से बोलता है कि देखा ये कितने ज्यादा बोरिंग है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो और मेरे बारे में सोच भी सकती हो। इस पर साओ बोलती है कि ये सारा बचपना खत्म कर दो क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और बेशक कॉन्ट्रैक्ट ही सही लेकिन मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, ये बात तो तुम जानते ही हो ना। मैंग बोलता है कि हाँ जानता हूँ लेकिन वो कितने ज्यादा बोरिंग है इसके बारे में तुम नहीं जानती। पर मैंग बोलता है कि तुम अब मेरे बारे में सोचो। तो इस पर वो बोलती है कि फिलहाल तो मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती, जरा देखो तो सही यहाँ पर कितना ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ी देर में यहाँ पर रुकी तो बेहोश हो जाऊंगी, मुझे अभी के अभी ठंडी हवा में जाना है। लेकिन इतने में लामा उसके ऊपर सलाइवा फेंकता है तो वो बोलती है कि ये मेरे ऊपर सलाइवा क्यों फेंक रहा है। तो जाओ वहाँ पर आते ही टिश्यू से उसका फेस साफ करता है और बोलता है कि ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा फेस वॉश करने में। इसके बाद वो उसे आइस मिल्क देता है और बोलता है कि तुम्हें ये पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ऑर्डर कर ली, अब तुम आराम से पी सकती हो। ये बात सुनते ही साव बोलती है कि लेकिन अभी तो मैं घर पर इसे पीकर आई हूँ और तुम्हें तो ये पसंद भी नहीं है ना। जाओ कहता है कि लेकिन तुम्हें तो पसंद है और जो चीज तुम्हें पसंद है वो मैं भी पसंद कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही उसके फेस पर स्माइल आ जाता है और वो उसके पीछे जाने लगती है। मैंग बहुत ही ज्यादा जलस फील होता है और उन दोनों को साथ देखता है और सोचता है कि ये मुझे जलस फील करवा रहे हैं या फिर सच में एक दूसरे का इतना फिक्र करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में जाकर बैठती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है मैंने जो जो चीजें बताई थी वो तुम लेकर आ गई हो ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं सब लेकर आई हूँ और फिर उसे ज्वेलरी, बैग, ड्रेस और गाड़ी देती है ताकि वो जाओ के साथ अच्छे से डिनर पर जा सके। और फिर वो साओ से कहती है कि तुम तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हो तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। ये बात सुनते हुए साओ बोलती है कि मेरे सारे फॉलोअर्स और मेरी सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड हैं लेकिन मैंने इन चीजों पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन सू के चिढ़ाने पर मुझे लगता है कि मुझे भी इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि साओ का वेट कर रहा था और कुछ ही देर में साओ बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होकर वहाँ पर पहुँचती है। बट वहाँ भी सभी लोग उसे परेशान करते हुए ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं।
एक क्लाइंट बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जाओ उसे ये सारी ड्रिंक करने देगा। जाओ की तरफ देखती है जो कि अपने ही फोन में लगा हुआ था। तभी एक दूसरी क्लाइंट बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि जाओ उसको पसंद करता है। ये सुनते ही साओ बोतल उठाकर पीने लगती है, लेकिन जैसे ही उसका टेस्ट उसे समझ आता है तो वो बोलती है कि ये तो वाटर है, लेकिन ये कैसे हुआ। अब हम फ्लैशबैक को देखते हैं जबकि सब बातों में लगे हुए थे और सियाओ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी टाइम जाओ का देखते हुए अपने सर्वेंट से ये सारा कुछ करवा लिया था और सियाओ के पूरी बोतल पीने पर सबको यही लगता है कि उसने वाइन पूरी बोतल पी ली है और सब उसकी तारीफें करने लगते हैं कि वाइन पीने में इसकी अच्छी कैपेसिटी है। इसके बाद जाओ बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। जैसे आज बिहेव तुम लोगों ने किया है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही दोबारा कभी तुम लोग के साथ पार्टी में आऊँगा। ये कहकर वो साओ का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर लेकर जाता है और सब लोग उसे आवाज देते रह जाते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। बाहर जाते ही वो अपने सर्वेंट से एक ड्रेस लेता है और वो साओ को देते हुए कहता है कि इसको चेंज कर लो, जिस पर साओ बोलती है कि ये तुमने कब मंगवाया। जाओ बोलता है कि मैं आपसे नोटिस कर रहा था कि तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, लेकिन तुमने इसलिए पहना था कि मैं एम्बेरेस फील ना करूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पार्टी के समय ही ये ड्रेस मंगवा लिया था ताकि तुम कंफर्टेबल फील कर सको। साओ का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो जाओ से बोलती है कि क्या आज मैंने तुम्हें एम्बेरेस किया। तो वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर साओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरे सीन में वो जाओ को अपनी मदर से मिलवाती है और उनकी मदर जाओ से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गई। जाओ से बोलती है कि जाओ जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लेकर आओ। तो जाओ उसे रोकते हुए कहता है कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। ये बात सुनते हुए साओ की मदर बोलती है, तुम पहली बार हमारे घर पर आए हो और ऐसे ही बिना खाए पिए चले जाओगे। तो जाओ झूठ बोलते हुए बोलता है कि पास एक 5 स्टार होटल है, मुझे फ्री फूड की ऑफर मिली है, हम वहाँ पर जाकर फ्री खाना खा सकते हैं। ये बात सुनकर साओ की मदर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी चलो, वेट किस चीज की कर रहे हो। पड़ोसी को बताने लगती है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, देखो कितना ज्यादा हैंडसम है ना। अब वो आने वाली हर औरत को दिखाने लगी थी कि देखो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हैंडसम है, जैसे कि उनसे ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही हो। साओ ये सब कुछ देखती है और जाओ उसका हाथ पकड़ता है। तो तभी साओ बोलती है कि तुमने मेरी मदर को झूठ क्यों बोला कि खाना फ्री में है। तो जाओ बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे लिए किचन में घुस जाती हो और इतनी मेहनत करके खाना बनाती हो। मैं यहाँ पर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ, तो सोचा कि बाहर जाकर खाना खा ले। जाओ की ऐसी बातें सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी कुछ देर बाद साओ का कॉस्ट्यूम रिसीव होता है और वो सोचती है कि मैं अपनी मदर को ये नहीं दिखा सकती और अपनी मदर से वो कॉस्ट्यूम छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर उस कॉस्ट्यूम को देख लेती है और फिर उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था ना। और साओ उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनका कुछ भी नहीं सुनती। तभी जाओ जल्दी से आगे बढ़ता है और उनको समझाने लगता है ये कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम है और इसमें कुछ भी इमोरल नहीं है और इससे आपके फैमिली की रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये बातें सुनते ही सियाओ के दिल में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे वो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके सारे ड्रीम्स की रिस्पेक्ट भी करता है। रात में हम उन दोनों को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर साओ उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। जो बहुत ही गौर से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हमारा 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। साओ 1 महीना गुजर चुका है, क्या तुम भूल गई। और ये बात सुनते ही साओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नाश्ता कर रही होती है, तभी उसकी मदर बोलती है कि जाओ तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया, तुम उसे आज फिर से अपने घर पर बुला लो। ये बात सुनते ही वो बोलती है कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब साओ की मदर जैसे ही ये बात सुनती है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो साओ पर चीखने लगती है और बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम ये सब करोगी तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहेगा, कोई भी तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सभी लोग इस काम को बुरा कहते हैं। और उसके बाद वो साओ से बोलती है कि तुमने अपने आंखों पर क्या लगाया है, तो वो कहती है कि मस्कारा। इस पर उसकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और बोलती है कि मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था ना, कि ये सब चीजें यूज मत किया करो, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा चेकअप करवाने के लिए। तो तभी स्याओ बोलती है कि आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद करेंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पप्पी हूँ, जिसे आप अपनी मर्जी से यूज कर सकती हैं। जिसके बाद वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर वो रूम में बैठकर अपना काम कर रही होती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तो उसकी मदर आकर दरवाजा खोलते हुए बोलती है कि मैंने कहा था कि दरवाजा बंद मत करना। और इसके बाद उसके चैट्स भी पढ़ने लगती है और बोलती है कि ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसकी मदर उसके रूम में आती है और उसका फोन चेक करने लगती है। उसे नींद से उठाते हुए बोलती है कि तुमने इतने ज्यादा चीजें ऑर्डर क्यों की, तुम्हें पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है ना। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि आप मेरा फोन चेक किए। तो उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकती हूँ। और शाओ ने जितनी भी चीजें मंगवाई थी वो हर एक चीज का हिसाब मांगती है, जो कि जाओ दे भी देती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर शाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपनी मदर को सारी चीजें दिखाती है जो कि उसने उनसे छुपा कर रखी हुई थी। और अपनी मदर को बोलती है कि आपकी वजह से मैंने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपकी वजह से मैं घुट घुट कर जी रही थी। अब आप खुश रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। ये कहकर शाओ वहाँ से जाने वाली होती है कि उसकी मदर रोते हुए बोलती है अब तुम भी मुझसे लव नहीं करती और मुझे छोड़कर भी जा रही हो। तभी शाओ फ्लैशबैक को याद करती है जबकि उसके फादर जिंदा थे। वो स्कूल से वापस आती है और सामने टेबल पर काफी ज्यादा अल्कोहल की बोतलें देखकर परेशान हो गई थी और उसकी मदर के पास जाती है तो वो देखती है कि उनकी मदर काफी ज्यादा रो रही है और उन्हें काफी ज्यादा चोट भी लगी हुई थी। और वो अपनी मदर से बोलती है कि डैड ने फिर से आपको अल्कोहल पीकर नशे में मारा और कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, आप उनसे डिवोर्स ले लीजिए, हम दोनों एक साथ रह लेंगे, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है जिनकी वजह से हमें घुट घुट के जीना पड़े। और ये बात सुनते ही उसकी मदर उसे हक कर लेती है। लेकिन रात में जैसे ही शाओ पानी पीने के लिए बाहर निकलती है तो वो अपनी मदर की बातें सुनती है, जो कि उसके डैड को ड्रिंक देते हुए बोलती है कि आप थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद नूडल्स खा लीजिएगा क्योंकि आप भूखे हो। शाओ ने मुझे बोला था कि मैं आपसे डिवोर्स ले लूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। और ये बात सुनते हुए शाओ का दिल टूट जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर शाओ अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलती है कि आप हमेशा से मेरी फर्स्ट लव रही थी। और ये कहते हुए शाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मैंग उसके पास आता है। अब मैंग बोलता है कि मुझे एक गुड न्यूज मिली है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, क्या ये बात सच है? तो शाओ उसे रिप्लाई करती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, मैं उसके साथ रिलेशन में थी ही नहीं, ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? तो मैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ, मेरे ब्रदर ने तुम्हें सैड कर दिया है, एक चांस देकर तो देखो। तभी शाओ जाओ को एक लड़के के साथ आते हुए देखती है और उसका मूड खराब हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये कौन है? तो मैंग बोलता है कि ये शाओ है, मेरी गर्लफ्रेंड। ये बात सुनते ही जाओ स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। रात में जाओ जैसे ही घर जाता है तो सामने मैंग को बैठे हुए देखता है और मैंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर मैंग बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, मैं यहाँ पर आ जा सकता हूँ। अब जाओ बहुत ही ऊंची आवाज में शाओ को बुलाने लगता है तो मैंग बोलता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए होटल में गई है। तो जाओ बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंग इतनी रात हो गई और वो एक क्लाइंट से अकेले मिलने होटल में चली गई और तुमने उसे रोका भी नहीं। तुम जानते हो कि ये खतरे से खाली नहीं है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो उनसे पूछता है कि बताओ वो किस होटल में गई है। ये बात सुनते हुए मैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर वो सेफ है और वो कैसी भी है इस पर आपका कोई लेना देना नहीं, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो ग्रुप में टेक्स्ट कर देगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैंग के जाने के बाद वो सारा मैसेज पढ़ता है जिसमें सारी ही खबरें दी जा रही थी कि शाओ कैसी है और वो क्लाइंट के साथ क्या कर रही है। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि वो क्लाइंट के साथ अकेले रूम में है। ये मैसेज पढ़ते ही जाओ पूरी तरह से पागल ही हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता
कि वो क्या करे। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि शायद शाओ खतरे में है। वो कुछ देर वेट करता है, लेकिन जब वो इंतजार नहीं कर पाता तो गुस्से में चीखते हुए बाहर की तरफ जाता है और मैंग उसे आवाज देते हुए बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन जाओ उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और बाहर की तरफ चला जाता है। जाओ भागते हुए उस होटल तक पहुँचता है और जैसे ही उसके सामने वो पर्सन दिखाई देता है तो वो गुस्से में उस पर झपटते हुए बोलता है कि कहाँ पर है वो, बताओ मुझे। इतने में शाओ बाहर आती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। जाओ भागते हुए उसके पास जाता है और उनसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जाओ तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि आखिर इसे अचानक से हो क्या गया और वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जाओ फिर से उस पर्सन की तरफ बढ़ता है तो शाओ बोलती है कि रुक जाओ, उसे जाने दो। और वो पर्सन बोलता है कि तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो, पता नहीं मेरा पाला किनसे पड़ गया। और ये कहते हुए वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। और फिर शाओ कहती है कि वो एक फॉर्म में थी, यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी ताकि वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा सके। पर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें फर्क पड़ता हो मेरे होने या ना होने से। तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते हो ना। ये बात सुनते हुए जाओ चीखते हुए बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, बल्कि तुम लाइक करती हो मैंग को। ये बात सुनते हुए शाओ चीखते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं मैंग को लाइक करती हूँ, और तुमने ही तो कहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। तो फिर मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब जाओ बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें ये बात बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है और उसके बाद मैं कन्फेस करने वाला था तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स। लेकिन हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर जाओ जैसे ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है तो वो बोलती है कि समझ गई, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो गाड़ी से उतरकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर शाओ बोलती है बस बहुत हो गया, तुम पागल हो गए हो, तुम सीधी तरीके से बात कर सकते थे ना। और वो वहाँ से जाने लगती है तो जाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ता है और अपनी तरफ घुमाते हुए उसे किस कर लेता है और दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। दूसरे सीन में हम सियाओ को अपने घर पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपना वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो जो भी काम करती है तो उसकी मदर और उसकी आंटी उसे रोकते हुए बोलती है कि ऐसा मत करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तो शाओ बोलती है कि आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कि मैं शादी नहीं करने वाली बल्कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। जब मैं जाओ की गर्लफ्रेंड थी तब उसे मेरे कोई भी काम से प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्यों होगी। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन शाओ की मदर को अभी भी उनकी बात समझ नहीं आती और उनको ऐसा लग रहा था कि शाओ बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जिसके बाद शाओ को लेकर अपने घर जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी मदर की सारी बातें माननी होगी। जहाँ पर उसकी मदर शाओ को देखते ही गुस्से में आ गई थी और शाओ से बोलती है कि तुमने इतने ज्यादा महंगे ड्रेस क्यों लिया। शाओ तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जैसे ही उसकी मॉम उठकर रूम की तरफ जाती है तो वो जाओ से बोलती है कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी के बाद तो तुम्हारी मदर मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेगी ना। मेरी मदर ने मुझे पहले ही बता दिया था। लेकिन इतने में जाओ की मदर कुछ ज्वेलरी और गोल्ड लेकर वहाँ पर आते हैं और बोलती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, देखो तुम्हें कैसा लगा। शाओ तो ये देखते हुए हैरान हो गई थी और जाओ जाकर अलमारी खोलते हुए बोलता है कि जरा देखो, शादी के इतने साल के बाद भी मेरी मॉम को कुछ भी नहीं आता, तो तुम्हें कैसा लगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसी बिहेव करेगी या फिर नहीं, या फिर तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत है। तो शाओ अपनी मदर इन लॉ की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपने मुझे अच्छे से वेलकम नहीं किया। तो वो जल्दी से सॉरी कहते हुए बोलती है कि तुम इतनी अचानक आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बिहेव करूं। जिसके बाद वो शाओ को कुछ गिफ्ट देती है और शाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसकी मदर इन लॉ उसे हक कर लेती है। जिसके बाद शाओ कहती है कि शादी में सिर्फ एक अच्छा इंसान ढूंढना जरूरी नहीं, बल्कि एक अच्छी फैमिली भी होना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और अगर आपको परफेक्ट फैमिली मिल जाए तो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो सकती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।